नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 8 पढ़ाऊँगा। पाठ 8 जिसका नाम है किशोरावस्था या एडोलसेंस। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। किशोरावस्था, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक, जैसे हमको पता ही है, हम धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में परिवर्तन भी होते हैं। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारा शरीर भी छोटा होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो हमारा शरीर बड़ा होता जाता है। शरीर के अंगों में बदलाव होते हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है हमको। एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण, देखिए एक प्राइमरी लैंगिक लक्षण होता है, एक जिसको प्रथम लैंगिक लक्षण कहते हैं, जिसको देख के ये पता चलता है कि ये लड़का या लड़की, इसके बारे में पता चलता है, लिंग का पता चलता है। ऐसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, यानी जिसको देख के जिससे ये पता चलता है कि अ, लड़का है या लड़की है। ठीक, लिंग का निर्धारण होता है देख के। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, लिंग निर्धारण। अब लिंग निर्धारण, इस लिंग निर्धारण में जो हमको पढ़ना है उसमें ये पढ़ना है कि गर्भ के दौरान लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक, प्रजनन और जनन ये आप पिछली कक्षाओं में, पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। ठीक, स्वास्थ्य पोषण योजना, स्वास्थ्य के लिए जो पोषण योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो पढ़ने हैं हमको। धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का से दुष्प्रभाव, धूम्रपान या जो मदिरा होते हैं या शराब होते हैं, इनको इनकी अधिक मात्रा लेने से क्या नुकसान होते हैं। ठीक, इनके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका कारण क्या है, और इसके कुप्रभाव तथा नियंत्रण, यानी इसके क्या दुष्प्रभाव हैं और इसके नियंत्रण कैसे करेंगे, इसका हम ये भी जानेंगे। आखिरी में परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो ये सारी चीज़ें हमको इस पाठ में पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। जब एक बच्चा 10 वर्ष या 11 वर्ष के बाद की जो आयु होती है, यानी 11 वर्ष का हो गया, उसके बाद 12, 13, 14 ऐसे जब इस आयु में प्रवेश करता है, इस आयु के बच्चों को हम किशोर कहते हैं। इसीलिए इस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक, देखिए अब किशोरावस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं तो क्या होता है, हम छोटे रहते हैं तो हमारे शरीर का आकार अलग होता है, हाथ छोटे होते हैं, पैर छोटे होते हैं। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे शरीर के अंग बढ़ने लगते हैं, तो ये सारे बदलाव होते हैं। तो वो किशोरावस्था में ये जो बदलाव होते हैं शरीर में, ये किशोरावस्था में बहुत तेज़ी से होते हैं। कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं कि वो पूरी तरह से किशोरावस्था में विकसित हो जाते हैं। चलिए और देखते हैं। मनुष्य तथा बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता को प्राप्त करते हैं। जनन क्षमता मतलब, जनन या प्रजनन कहते हैं जब कोई जीव अपने ही जैसा प्राणी या अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो या उत्पन्न करता हो। ठीक, उसे कहते हैं जनन क्षमता या प्रजनन। यह क्षमता शरीर के कुछ बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों के पश्चात ही होती है, जिसमें हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें होता क्या है, अब ये क्षमता तभी आएगी जब हमारा शरीर विकसित होगा, हमारे शरीर के जननांग विकसित होंगे। तो ये जननांग विकसित होने का एक समय होता है। ठीक, ये जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में इनका विकास तेजी से होता है। यद्यपि जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। वृद्धि एंड विकास, वृद्धि और विकास का मतलब देखो, वृद्धि को कहते हैं ग्रोथ, विकास को कहते हैं डेवलपमेंट।
अब एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, विकास के अंदर ही वृद्धि आती है। वृद्धि और विकास अलग अलग हम कहते हैं, लेकिन विकास के अंदर ही वृद्धि आती है। डेवलपमेंट का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक विकास दोनों एक साथ होते हैं। और वृद्धि में कहते हैं सिर्फ शारीरिक विकास का होना, वो वृद्धि कहलाती है। तो जन्म से ही शिशु में वृद्धि और विकास दोनों होते हैं। बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे चलने लगता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, धीरे धीरे चीज़ों को समझना सीखता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ सीखता है। परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि की में एकाएक तीव्रता आती है, जो इस बात का संकेत है कि बच्चे किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं। तो जब 10 या 11 वर्ष के बाद की आयु में बच्चे प्रवेश करते हैं, जैसे 11 वर्ष पूरा हो गया, उनका 12वां वर्ष लग गया, तो क्या होता है, उनका शारीरिक विकास एकाएक तीव्र हो जाता है। यानी शरीर का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। उसमें शरीर का विकास का मतलब शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों। वो बातों को जल्दी पकड़ते हैं, जल्दी याद करते हैं, जल्दी सीखते हैं। चाहे गलत चीज़ हो या सही, वो जल्दी सीख लेते हैं। शरीर का विकास भी बहुत तेज़ी से होने लगता है। शरीर के अंग बहुत तीव्रता से वृद्धि करने लगते हैं। तो जैसे ही वो 12वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और ये चलता है कब तक? ये चलता है हमारा लगभग 19 से 20 साल तक। यानी 12 से लेके 19 या 20 साल तक का जो आयु होता है, इसके बीच में 12 से लेके 19 या 20 साल के बीच में सारा विकास लगभग किशोरावस्था में हो जाता है। तो इस इकाई में हमें यही सब पढ़ना है। चलिए, किशोरावस्था क्या जीवन काल होता है इसका देखते हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। वृद्धि क्या है? प्राकृतिक होती है। अगर कोई किसी ने जन्म लिया है तो उसका वृद्धि होगा ही होगा। हाँ, एक्सेप्शन केस छोड़ दिया जाए कि किसी किसी का विकास नहीं होता, लेकिन जो सामान्य तौर पे प्रकृति ने निर्धारित किया है उसमें क्या होता है, अगर कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसकी वृद्धि होती है। मनुष्य, खास तौर से मनुष्य में जो होता है, यहाँ पे हम किशोरावस्था जो पढ़ रहे हैं वो मानव के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक, मानव के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। जनन परिपक्वता मतलब उनके जो लिंग हैं उनका विकास अच्छे से हो जाता है और वो प्रजनन करने के लायक हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था 11 या 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक रहती है। यानी 12 वर्ष, मान लीजिए 12 वर्ष से 19 वर्ष तक की बीच की जो आयु है, 12 वर्ष से शुरू होती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो लगभग ये आयु जो होती है इसी को हम कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो जाता है। जो स्त्रियां होती हैं या जो बालिकाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनमें जो होता है मेल्स की तुलना में या लड़कों की तुलना में जो किशोरावस्था का प्रारंभ होता है वो 2 वर्ष पहले हो जाता है। जैसे अगर माना जाए बालकों में 12 वर्ष का हो से शुरू होता है, तो लड़कियों में ये 10 ही वर्ष, जब वो 10 वर्ष की होती हैं तभी से प्रारंभ हो जाता है। इन शारीरिक तथा मानसिक बदलावों की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग हो सकती है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। किसी का विकास, किसी की वृद्धि 12 वर्ष में शुरू होगी, हो सकता है किसी की वृद्धि 11 वर्ष में ही शुरू हो जाए, हो सकता है किसी की वृद्धि 13वें वर्ष में शुरू हो। तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं शारीरिक और मानसिक, वो देखते हैं अब हम किशोरावस्था में। देखिए, पहला, लंबाई में वृद्धि। जो किशोरावस्था होती है इसमें लंबाई बहुत तीव्रता से बढ़ती है। देखिए, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है।
इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं और बच्चा लंबा हो जाता है। देखा होगा आपने, किशोरावस्था जब आती है या बच्चे जब 12, 13, 14 साल के होते हैं तो उनकी लंबाई थोड़ा तेजी से बढ़ने लगती है। तो ये हो गई लंबाई में वृद्धि। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, जो शुरुआत होती है किशोरावस्था की, तो उसमें क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा उनका विकास बहुत तेजी से होता है जब किशोरावस्था की शुरुआत होती है। 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं। यानी जब किशोरावस्था समाप्त होने का समय आता है, यानी 18 या 19 वर्ष की आयु आती है, तब तक सामान्यतः यही माना जाता है कि जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, वो उनकी आयु या उनकी लंबाई, जो लंबाई है उनकी, वो अपनी अधिकतम वृद्धि कर चुकी है। यानी वो जितना लंबा होना था उतना लंबा हो चुके वो इस आयु तक। अलग अलग बच्चों की लंबाई में वृद्धि दर भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे हर बच्चा अलग अलग होता है, किसी की याद करने की क्षमता अलग है, किसी की खेलने की क्षमता अलग है, तो वैसे ही हर बच्चे में लंबाई बढ़ने की क्षमता अलग होती है। हर बच्चे में किसी चीज़ को तीव्रता से पढ़ने की, याद करने की हर क्षमता अलग होती है। तो वैसे लंबाई वृद्धि की क्षमता भी सबकी अलग अलग होती है। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक लक्षणों पर निर्भर करती है। साथ ही संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करता है। अब यहाँ लिखा है आनुवांशिक लक्षण, ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस। देखिए, हेरिडिटी, ठीक, हेरिडिटी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि ये अपनी माँ पे गया है या अपने पापा पे गया है, ऐसा कहते हैं ना, या दादा पे गया है, दादी पे गया है, ऐसे कहते हैं ना, नाना नानी सब ऐसे बताते रहते हैं कि इसका चेहरा ऐसे है या ऐसे बात करता है ये। तो ये कहाँ से मिला है? वो मिला है उसे अपने पापा से मिला है या मम्मी से मिला है। तो जो गुण हम अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं उसी को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक, तो किसी के माँ बाप जब लंबे होते हैं तो बच्चा भी अक्सर कहा जाता है लंबा होगा। और साथ साथ एक चीज कारक पे और निर्भर करता है। ये एक कारक है संतुलित आहार। अगर हम अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा पोषण लेते हैं, तो भी हमारी लंबाई पे उसका फर्क पड़ता है। अगर हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी लंबाई कम बढ़े। अगर हम संतुलित आहार और अच्छे से पोषण लेते हैं तो हो सकता है हमारी लंबाई कुछ ज़्यादा बढ़े। तो ये दोनों कारक भी लंबाई वृद्धि में प्रभाव डालते हैं। अगला देखते हैं, शारीरिक बनावट में परिवर्तन। अब शारीरिक बनावट में परिवर्तन देखिए कैसे होता है। किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा होता है। आपने देखा होगा, जो लड़कों की चेस्ट होते हैं उनकी छाती चौड़ी होती है। लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती हैं। शारीरिक बनावट में देखिए, जब किशोरावस्था में बच्चे पहुंचते हैं तो धीरे धीरे शारीरिक विकास तेजी से होने लगता है। होता क्या है, इसमें जो बालक होते हैं, लड़के होते हैं, उनका जो सीना होता है, चेस्ट होता है, वो थोड़ा वाइड हो जाता है। वाइड मतलब चौड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं जो लड़कियों का होता है, लड़कियों में जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है, उस हिस्से वो हिस्सा उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। ये प्राकृतिक है। ठीक, सामान्य तौर पे जो प्राकृतिक वृद्धि होती है वो ऐसी ही होती है। ठीक, और फिर क्या होता है, जो वृद्धि होती है लड़कों में, उनकी शारीरिक पेशियां जो होती हैं सुस्पष्ट हो जाती, या सुस्पष्ट का मतलब ये गठी हो जाती हैं, एकदम अच्छे से दिखाई देती हैं।
कि उनके जो चेस्ट होते हैं, जो हाथ होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो थोड़ी गठीली हो जाती हैं बालकों में। अब स्वर में बदलाव, जो आवाज़ होती है उसमें क्या बदलाव होते हैं वो देखते हैं। देखिए, किशोरी की आवाज़ भारी तथा किशोरियों की या लड़कों की आवाज़ भारी तथा लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र, लैरिंग्स, इनको लैरिंग्स कहते हैं या उसी को स्वर यंत्र कहते हैं, विकसित होकर बड़ा हो जाता है। देखिए, आपने देखा होगा गर्दन पे इस जगह पे एक चीज़ उभरी हुई दिखाई देती है लड़कों में, लड़कियों में नहीं दिखाई देती। होता सब में है, दोनों लोग में होता है, लेकिन लड़कों में ये उभर जाती है और यही कारण होता है कि लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। लड़कियों में ये उभरता नहीं है और इसीलिए लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है, मीठी लगती है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। आपने देखो इस गले के इसी जगह पे होता है, और जब हम बोलते हैं या पानी कुछ खाते पीते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इस उभार को कंठमणि कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों में यह स्वरयंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है, होता उनमें भी है लेकिन छोटा होता है, इसलिए उनके गले में ये चीज़ हमको सामान्य तौर पर नहीं दिखाई देती। ध्यान से देखने पे दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, होता सब में है और सामान्यता दिखाई नहीं देती। लड़कियों का स्वर उच्चतरत पिच वाला होता है, यानी पतली होती है। जब कोई आवाज़ पतली होगी तो वो उच्च त्वरत वाली होगी, जबकि लड़कों का स्वर गहरा तथा भारी होता है। तो इस तरह किशोरावस्था में आवाज़ में भी बदलाव आता है। अब स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता। किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियों एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियाँ, कील एवं मुहासे निकलने लगते हैं। चेहरे पे दाने निकलते हैं किशोरावस्था में, देखे होंगे आप लोगों ने। किसी के निकलते हैं, किसी के कम निकलते हैं, किसी के बिल्कुल नहीं आते, किसी के ज़्यादा आते हैं। तो वो हर इंसान का अलग अलग शारीरिक विकास होता है, तो इसलिए अलग अलग होता है, सभी का एक जैसा नहीं होता। तो होता क्या है, जिसके अंदर ये तैल ग्रंथियाँ और संवेद ग्रंथियाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत सक्रिय होती हैं, यानी ज़्यादा रिसाव करती हैं तेल का, तो इसी कारण ये दाने निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं चेहरे पे। ठीक, एक कारण तो ये होता ही होता है। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर, अगर आप कहीं दिखाने जाते हैं तो यही इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने चेहरे को धोते रहें साबुन से या किसी चीज़ से। ठीक, जिससे कि चेहरे पे जो तेल आता है वो तेल हमेशा चेहरे से निकलता रहे और धुलता रहे। तो तेल की मात्रा चेहरे पे जितने कम देर रहेगी उतना चेहरा हमारा साफ रहेगा और ये कील मुहासे कम निकलेंगे। इसीलिए अक्सर जब आप चेहरा दिखाने जाते होंगे तो आप लोगों को एक साबुन, तेल या कुछ ना कुछ डॉक्टर ज़रूर देते होंगे कि इससे आप 2-2 घंटे या 3-3 घंटे पे चेहरा धोते रहिए। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं जननांगों की परिपक्वता। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। जननांग अभी मैंने ऊपर ही बताया क्या होता है, लिंग को ही जननांग कहते हैं, जिसके इस्तेमाल से मनुष्य अपनी प्रजाति को या अपने जैसे जीव को, अपने जैसे प्राणी को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिनके इस्तेमाल से ही वो क्षमता आती है, उन्हीं को जननांग कहते हैं। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू होता है। शुक्राणु यानी इन्हीं शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। निर्मोचन मतलब यहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक, अंडाणुओं को विकसित करते हैं। आगे देखते हैं मानसिक एवं संवेदात्मक विकास। इसमें क्या क्या आता है,
ये मानसिक विकास भी होता है, जैसे शरीर की वृद्धि होती है वैसे किशोरावस्था में मानसिक विकास भी होता है, संवेदनात्मक विकास भी होता है। तो देखते हैं, किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो मानसिक विकास का सूचक है। जैसे इसमें लोग दोस्ती बहुत निभाते हैं, किशोरावस्था में जब पहुंचते हैं तो दोस्ती होती है, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक। ऐसी ऐसी फीलिंग आती है ना कि मेरा भी बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। तो ये एक संवेदना है, एक भावुकता है, एक इसमें चिंतन होता है कि हाँ ये मुझे समझता है या मुझे समझती है, तो ये मेरा दोस्त बन सकता है। तो इसमें क्या है कि आपने चिंतन किया, ठीक। फिर जब आपका दोस्त आपसे गुस्सा हो जाता है तो वहाँ भावुकता आ जाती है, इमोशन आ जाता है कि वो गुस्सा हो गया इस बात से, ठीक। तो इसमें हम स्वतंत्र होना चाहते हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं वो हम काम कर पाएँ, कोई हम पे रोक टोक ना लगाएं। हम चाहते हैं, वो अलग बात है कि हमारे पेरेंट्स का रोक टोक रहता ही रहता है और होना भी चाहिए, आखिर वो हमारे गार्जियन हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियाँ किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते, वे तर्क वितर्क करके निर्णय लेने लगते हैं। जैसे क्या होता है, जब कोई बात कोई समझाता है, जैसे घर में पेरेंट्स हो गए या कोई टीचर कोई बात समझाता है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपनी सोच को सही मानते हैं। वो सोचते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो सामने वाला कह रहा है वो सही नहीं है। उसमें वो तर्क वितर्क या बहस ज़्यादा करते हैं, ठीक। वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, यानी समाज में जो कार्य होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं समाज में, तो उसको ध्यान से देखने लगते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आने लगती हैं दिमाग में उस उम्र में। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगती है। असुरक्षा, अब देखिए यहाँ पे डर, असुरक्षा का मतलब डर है। जैसे हमसे कोई गलत काम होता है तो हमको यही लगता है कि घर जाएंगे तो पापा अच्छे से मारेंगे, ऐसे होता है ना। डर लगता है कि हाँ पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगी। तो एक तरह से ये असुरक्षा है, या असुरक्षा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक तरह का डर की भावना होती है। ये असुरक्षा भी एक तरह की डर ही है। जैसे दो दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हो आप, आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपका दोस्त गुस्सा हो गया, तो आपके अंदर ये असुरक्षा आ जाती है, कहीं वो मुझसे फ्रेंडशिप ख़त्म ना कर ले। ये एक तरह की असुरक्षा है, ठीक। तो ऐसी भावना भी दिमाग में आती है। इतना हम उस किशोरावस्था में हमारी सोच इतनी विकसित हो जाती है कि हम ये सारी चीज़ें सोच सकें या समझ सकें। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गए मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। अब आते हैं हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण पे। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, इनके बारे में जानेंगे। जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है, ठीक। हम कैसे पहचानते हैं, पहचानने जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो जननांग होता है या जो लिंग होता है, उसके आधार पे हम ये जान जाते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक। इस तरह से हम पहचान जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक। यानी अगर हम जननांग नहीं देखते हैं, सिर्फ किसी स्त्री या पुरुष को ऐसे देख के हम क्या करते हैं, जान जाते हैं ना कि लड़का है या लड़की, वो अलग बात है। कभी कभी किसी किसी को देख के कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन सामान्यतः हम देख के ये बता सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की। तो उन्हीं लक्षणों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछ तथा लड़कियों के स्तनों का विकास आदि होता है।
लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आने लगता है, तो देख के हम कह देते हैं कि हाँ ये लड़का है। लड़कियों में स्तन का विकास होता है किशोरावस्था में, तो नॉर्मली आदमी देख के ये बता सकता है कि हाँ ये लड़की है या फीमेल है या स्त्री है। ठीक, ये इन्हीं लक्षणों को हम कहते हैं क्या, द्वितीयक लक्षण। ये एक तरह से द्वितीयक लक्षण या लैंगिक लक्षण होते हैं लड़कों और लड़कियों में। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों में बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अब ये बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, कई अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंडोथर्मिक ग्लैंड जो बोलते हैं। तो ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, इन्हीं के कारण ही ये जो हमारे सीने पे बाल आते हैं या अंडर आर्म्स में बाल आते हैं, ठीक, और जो प्यूबिक हेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इन्हीं हार्मोन्स के कारण होती हैं। ठीक, जिनको कहते हैं अनवांटेड हेयर या अनचाहे बाल, ये चीज़ें जो आती हैं ये इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण ही आती हैं। हाँ, ये लक्षण भी, ये जो बाल आने के लक्षण होते हैं ये भी एक तरह से आते हैं हमारे द्वितीय लैंगिक लक्षणों के अंदर ही आते हैं। इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ या हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, ये ग्रंथियां जो होती हैं क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं या स्रावित करती हैं, जिनसे ये सारी चीज़ें, ये अनवांटेड हेयर्स उत्पन्न होते हैं, आते हैं। ये विकास का एक संदेश देते हैं कि हमारे अंदर या हमारे शरीर में अब हार्मोन्स का रिसाव होने लगा है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इन हार्मोन्स के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ठीक, तो ये आप समझ में आ गया होगा कि द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं ये सब कंट्रोल किससे होते हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन्स निकाले जाते हैं या स्रावित होते हैं, अगर ये हार्मोन्स स्रावित ना हो तो द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण हैं ये, इनकी वृद्धि नहीं होगी, इनका विकास नहीं होगा। ठीक, तो इन हार्मोन्स का निकलना ज़रूरी होता है। किशोरावस्था में ये हार्मोन्स जब निकलने लगते हैं तो द्वितीय जो लक्षण होते हैं, लैंगिक लक्षण होते हैं, ये इनका विकास शुरू हो जाता है। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में समन्वय भी स्थापित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचकर अपना कार्य करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ग्रंथियां दिया हुआ है, देखते हैं। ये देखिए इस जगह पे होता है हमारा क्या, पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। गले के पास होता है थायराइड ग्लैंड। और फिर ये होता है हमारा यहाँ अग्नाशय, पैनक्रियाज यही होता है। ठीक, और फिर क्या आता है हमारा, यहाँ देखिए ये होता है अंडाशय। ठीक, अंडाशय स्त्रियों में होता है, एक लेफ्ट होता है, एक ऐसे ही एक होता है राइट में, लेफ्ट राइट दोनों तरफ होता है अंडाशय, जिससे क्या, कौन सा वो निकलता है हार्मोन, यहाँ से निकलता है हमारा एस्ट्रोजन। ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निकलना ही लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में बहुत हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये लड़कियों के स्तन विकास में बहुत हेल्प करता है, मदद करता है। ऐसे ही पुरुषों में वृषण होते हैं या टेस्टिस जिसको बोलते हैं, टेस्टिकल्स बोलते हैं। इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इससे निकलता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये शुक्राणुओं को बनाने में हेल्प करते हैं। जो शरीर होता है पुरुष का या लड़कों का, उस शरीर को गठीला और स्वस्थ बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये काम भी ये करते हैं। तो इसी तरह लड़कियों में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो एक तरह से फीमेल हार्मोन है, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए होता है, जो
लड़कियों के शारीरिक ढांचा, लड़कियों का जो शारीरिक ढांचा तैयार होता है किशोरावस्था में, इस हार्मोन्स का उसमें बहुत अच्छा, बहुत यूनिक रोल होता है, ठीक, बहुत अहम रोल होता है। तो ये हो गया आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सारी होती हैं जो विकास में मदद करती हैं। अब आते हैं, देखते हैं ये क्या होते हैं, कुछ और भी जाने। श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथियाँ तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियाँ अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन्स को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं। अब ये जो श्रावण होता है, जो मतलब जो हार्मोन्स निकलते हैं, ये किसी नलिका, जैसे नस होती हैं, नसों में क्या होता है, खून दौड़ता है, तो इस तरह की कोई नस नहीं होती जो ये वाहिनियाँ निकालती हैं, वाहिनियाँ नहीं होती। ये ग्रंथियाँ सीधे जो रिसाव करती हैं वो खून में मिल जाता है वो रस, और वो हार्मोन खून में मिल जाता है, और वो खून जिस जगह पे शरीर के जिस हिस्से को ज़रूरत होती है वहाँ पे वो पहुँचा देते हैं। इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। किशोरावस्था में वृषण द्वारा, या वृषण मतलब टेस्टिस द्वारा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलने लगती है। इस तरह अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन कहते हैं, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, और पुरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन का स्राव शुरू होता है, जिससे लड़कियों में स्तन विकास होने लगता है। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य। देखिए, प्रजनन जनन क्या होता है ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें स्वास्थ्य की क्या बात है वो देखते हैं, क्योंकि शरीर में अगर कोई अंग है तो उसकी देखभाल करना ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य इसमें क्या क्या आएगा, क्या चीज़ देखनी है वो हम जानेंगे। देखिए, जब किशोरों के वृषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं या शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं। वृषण क्या होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं वो, उनमें से शुक्राणु बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। जो किशोर या लड़कियों के जो अंडाशय होते हैं उसमें क्या बनता है, अंडे बनते हैं, या जिनको अंडाणु कहते हैं या एग्स कहते हैं, ठीक। वो जब बनने लगते हैं किशोरावस्था में क्या होता है, जब वो किशोरावस्था में विकसित हो जाते हैं, उनका अंग जननांग पूरे विकसित हो जाते हैं, तो पूरे विकसित होने का मतलब यही है कि पुरुष में शुक्राणु बनने लगते हैं, और मादा में या फीमेल्स में अंडे बनने लगते हैं, ठीक। तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन स्त्रियों में जो जनन अवधि है वो 11 वर्ष से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। यानी ये जो जनन क्षमता शुरू होती है कब से, स्त्रियों में 11-12 वर्ष से शुरू हो जाती है। यानी ये जनन क्षमता की जो जनन क्षमता होती है इसका विकास 11 या 12 वर्ष से स्त्रियों में प्रारंभ हो जाती है, और लगभग माना जाता है कि 45 या 50 वर्ष की आयु तक उनमें जनन क्षमता होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों के अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है, यानी एक पैदा होता है और पूर्ण रूप से विकसित होता है, तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय का मतलब, क्योंकि स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट की तरफ होता है, एक राइट की तरफ होता है, तो उसमें से किसी का भी हो सकता है, किसी अंडाशय से भी एक अंडा निकल सकता है, ठीक। तो एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं द्वारा टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋतुस्राव या रोजधर्म या माहवारी
कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स। ठीक, आज लोग इस भाषा या इस शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण हो सके। जब तक निषेचित नहीं होगा तो हर 28 से 30 दिन के अंतराल पे जो पीरियड्स होते हैं या माहवारी होती है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ये हर 28 से 30 दिन पे होती है, यानी रक्तस्राव होगा। लेकिन अगर अंडा निषेचित हो गया है, जो अंडाणु है वो निषेचित हो गया है, तो ये माहवारी रुक जाती है, जिससे पता चलता है कि गर्भधारण हो गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल चलता रहता है। ठीक, 28 से 30 दिन में ये चलता ही रहेगा जब तक अंडा या अंडाणु निषेचित नहीं होता। इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोचित होना, निर्मोचित मतलब अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना या बनना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्तवाहिकाओं सहित टूटना शामिल है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, ऋतुस्राव जो होता है, ये इन सारी चीज़ों को मिला के ही इसको ऋतुस्राव कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। यह चक्र स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में ही होता है या इसे रोजदर्शन कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। यानी जो फर्स्ट पीरियड होता है लड़कियों में, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो किशोरावस्था में ही होता है। ठीक, 45-50 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते यह चक्र प्रायः रुक जाता है। इसे रजोनिवृत्त कहते हैं, यानी जब पहला पीरियड आता है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं, और जब ये चक्र रुक जाता है तो इसे कहते हैं निवृत्त कहते हैं। ठीक, प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है, परंतु धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में अगर पीरियड जो है वो नॉर्मल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगा। और फिर भी नहीं होता तो इसके लिए आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। चलिए अब आते हैं जनन स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। स्वस्थ किसे कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हो और उसमें कोई मानसिक विकार भी ना हो, उसी को हम स्वस्थ कहते हैं। यानी अगर किसी के मानव के अंदर मानसिक विकार भरा है, शरीर भले स्वस्थ है लेकिन मानसिक विकार है, तो उसको हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। यानी जैसे शारीरिक तो स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, या जिसे हम कहते हैं मंदबुद्धि या पागल। ठीक, सामान्य भाषा में ऐसे कहते हैं ना, तो उसको व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं कहेंगे क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो जब स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम तथा व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है। शरीर स्वस्थ कब होगा? जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे तभी हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ होंगे। किशोरावस्था में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर में गंध आने लगती है। जैसे किशोरावस्था में पसीना अधिक होता है, तो पसीना होने से क्या होता है? हमारे शरीर में बदबू आने लगती है। पसीना तो हमेशा आता है लेकिन ये अवस्था कुछ अलग होती है। पहले इतना पसीना नहीं होता, फिर धीरे धीरे पसीना होता है और साथ में इसमें गंध भी आने लगते हैं। ठीक, प्रतिदिन स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए।
ऐसा नहीं करने से जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, क्या होता है, फंगस हो जाते हैं, कवक लग जाते हैं, तो उसके लिए क्या दिया, जिसको बोलते हैं दाद हो गया है, कहते हैं ना दाद हो गया। दाद क्यों होता है? फंगस के कारण होता है। जो कवक हो जाते हैं उन्हीं के कारण होता है। तो उसके लिए फिर हमको दवा लगाना पड़ता है। यानी हम अच्छे से सफाई नहीं करते। अपने अंगों की अच्छे से सफाई करेंगे तो ये कवक या फंगस नहीं लगेंगे। इसीलिए जनन स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दाँत बढ़ जाएँगे तो उससे हमारी जो जनन क्षमता है, हो सकता है कि उस पे असर पड़े। इसलिए अंगों की साफ-सफाई बहुत ज़रूरी होती है। ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। तो पीरियड्स के दौरान आप लोग सफाई का भरपूर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इन्फेक्शंस जब बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे जो जनन क्षमता होती है, उस पे भी प्रभाव आता है। साथ-साथ और कई रोग होने का भी डर बना रहता है। ठीक? तो इसीलिए जनन स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कुछ और भी जानते हैं? हमारे देश में विवाह के लिए आयु निर्धारित है। लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है। कानून बनाकर निर्धारित कर दी गई है। ये हमारा कानून है जिसमें लिखा है कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम में नहीं होगी और लड़कों की 21 वर्ष से कम में नहीं होगी। इसका पालन न करना कानूनन जुर्म है और सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले लड़कियां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार नहीं होती और लड़के भी अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन नहीं कर पाते। इसके साथ ही उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा रहता है। तो यही कारण है जिसके लिए हमारे सरकार ने या हमारे देश में इसका कानून बना दिया गया है कि लड़कियों को 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करने दिया जाएगा और लड़कों को 21 वर्ष से पहले। जब ये आयु पूरी कर लेंगे उसके बाद ही शादी ये कर सकते हैं, इनका विवाह हो सकता है। क्योंकि किशोरावस्था हमारी पूरी होती है कब? 18 या 19 साल में। तो जब किशोरावस्था पूरी हो जाती है तभी माना जाता है कि शरीर का पूरा विकास हो चुका है। ठीक? और लड़कों के लिए 21 वर्ष इसलिए किया गया है कि किशोरावस्था पूरा करने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी उठाने भर का काम कर सकें। इसलिए इसको 21 वर्ष किया गया है। चलिए आगे देखते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक? देखिए, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, तो होने से पहले जो सारी क्रिया होती है, उससे पता चलता है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें जानेंगे कैसे ये पता चलता है। ठीक? देखिए, निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। कैसा संदेश? यह संदेश युग्मनज के धागे जैसी संरचना, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम्स कहते हैं, में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी जोड़े में अगर कहा जाएगा तो 23 होगा और जब अलग अलग कहा जाएगा तो 46 कहा जाएगा। 23 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 23 का डबल कर देंगे या दूना कर देंगे तो 46 आ जाएगा। जिनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है या जो आखिरी के 23वें जो 2 गुणसूत्र बचते हैं, इनमें भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र हैं। यानी इन्हीं को, यही गुणसूत्र वो होते हैं जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जो एक्स तथा वाई के रूप में पहचाने जाते हैं।
स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स तथा वायु गुणसूत्र एक्स तथा एक वायु गुणसूत्र होता है। यानी जो स्त्रियों में होता है वो ऐसे होता है, एक्स एक्स होगा और पुरुष में क्या होगा, एक्स वाई होगा। ठीक, ऐसे गुणसूत्र जो 23वां गुणसूत्र होता है वो ऐसे होता है। स्त्री में इस तरह का 23वां होगा और पुरुष में जो 23वां होगा वो इस तरह का होगा, एक्स वाई के रूप में। ठीक, यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज एक्स वाई प्रकृति की होती है। यानी जो युग्मनज होगा, जो निषेचन होगा, वो एक्स वाई प्रकृति हो जाएगी उसकी, और नवजात शिशु लड़का होता है तब। यानी इस तरह से लिंग निर्धारण हो गया। जबकि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु का निषेचन होने पर एक्स एक्स प्रकृति की युग्मनज होगा, तो क्या होगा, नवजात शिशु लड़की होती है। देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया है इसमें देखते हैं आप। देखिए यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लड़का है तो इसका जो गुणसूत्र है वो एक्स वाई है। यहाँ पे ये लड़की है, इसका गुणसूत्र है एक्स एक्स। देखिए अब लड़का कब होगा, जब पुरुष का या लड़के का जो वायु गुणसूत्र है, यानी यहाँ से वाई गया, वायु वाला शुक्राणु पहुँचा और इधर से लड़की का एक्स वाला पहुँचा, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये लड़का बनेगा। ठीक, लेकिन जब ये एक्स मिलेगा और इसका ये एक्स का मतलब चाहे ये वाला एक्स हो चाहे ये वाला एक्स हो, ठीक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़की में से कोई भी एक्स जाके जब यहाँ ऐसे मिलेगा इससे, ठीक, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा लड़की बन जाएगा। ठीक, यानी जब एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की बनेगा और जब एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का बनेगा। तो क्या कहेंगे, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, जब पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स आपस में मिलते हैं तो बनता है, यानी तो जो युग्मनज होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा। और जब पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स मिलेंगे, उनका युग्मनज बनेगा तो लड़की पैदा होगी। तो इस तरह से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए, यानी यहाँ पे अब ये एक चीज़ जान लीजिए, लड़का या लड़की होना किसी के हाथ में नहीं होता। लड़का या लड़की पैदा करना ना पुरुष के हाथ में होता है ना महिला के हाथ में होता है। महिला के हाथ में तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक, क्योंकि उसके पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो उससे वो कुछ कर नहीं सकती। पुरुष के पास एक्स वाई होता है। लिंग का निर्धारण मुख्यतः पुरुष के पास ही होता है। अगर पुरुष का वाई वाला शुक्राणु महिला के साथ मिलता है तो लड़का पैदा होगा। पुरुष का एक्स वाला शुक्राणु महिला के साथ मिलता है तो क्या होगा, लड़की पैदा होगी। ठीक, तो ये टोटली डिपेंड करता है कौन सा शुक्राणु अंडे के साथ निषेचित हो रहा है। चलिए ये हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि पुत्र के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी वायु गुणसूत्र केवल पुरुष में ही पाया जाता है। इसलिए पुत्र पैदा ना होने पर स्त्रियों को दोष ठहराना अवैज्ञानिक है। ठीक, तो ये गलत बात है अगर कोई स्त्री को दोष ठहरा रहा है कि लड़का नहीं पैदा किया, क्योंकि स्त्री का तो कोई हाथ ही नहीं है उसमें। जो हाथ होता है वो पुरुष का होता है। ठीक, क्योंकि वायु गुणसूत्र उसी के पास होता है। समाज में संतान के लिए लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करना पूर्णतः गलत या निराधार है। अतः इस संबंध में सामाजिक जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो ये चीज़ आप लोग अपने ध्यान में रखिए कि जो वायु गुणसूत्र होता है वो किसके पास पाया जाता है, वो पुरुष के पास पाया जाता है। तो अगर कोई बच्चे के लिए महिला को दोषी ठहराता है तो वो बिल्कुल गलत बात है। ठीक, चलिए देखते हैं, कुछ और भी जानते हैं। समाज में शिशु लिंगानुपात में असमानता को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाई गई है। ये तो आपने सुना ही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए अब आते हैं किशोरावस्था में पोषण का महत्व। पोषण क्यों ज़रूरी है किशोरावस्था में? देखिए सामान्य और सीधी सी बात है, पोषण तो हर उम्र में ज़रूरी है,
ज़रूरत भर का पोषण तो चाहिए ही चाहिए शरीर को, तभी हमारा शरीर विकास करेगा। देखिए, किशोरावस्था में हमारा शरीर और मानसिक तौर पे विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो जब विकास तेज़ी से होगा, तो उस तेज़ी को बढ़ाने के लिए और उस तेज़ी को जितनी ज़रूरत की ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा देने के लिए हमें भोजन करना पड़ेगा, संतुलित आहार चाहिए। क्योंकि अगर हम आहार नहीं खाएँगे तो हमारे शरीर में वृद्धि कैसे होगी? उस शरीर को जितनी वृद्धि करनी है वो उतनी वृद्धि कर नहीं पाएगा, और अगर उस समय हमने इस आहार अच्छे से नहीं लिया, पोषण अच्छे से नहीं लिया, तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। और फिर अगर उस किशोरावस्था में ये विकास नहीं हुआ, तो आगे जाके किशोरावस्था के बाद ये विकास होना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए किशोरावस्था में पोषण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्व होता है इसका। देखिए, किशोरावस्था के दौरान किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता रहता है, और वे जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें भूख अधिक लगती है। अतः किशोरावस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। लगातार होने वाली वृद्धि एवं सक्रियता के कारण किशोर तथा किशोरियों को भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस, चना, राजमा आदि, लौहयुक्त प्रचुर खाद्य जैसे हरी सब्जी, गुड़ तथा फलों को अधिकता में शामिल करना चाहिए। ताज़ी हवा में टहलना, व्यायाम करना, बाहर खेलना शरीर को स्वस्थ रखता है। योगासन तथा ध्यान भी मानसिक शक्ति तथा शांति के लिए आवश्यक है। देखिए, शरीर के लिए हर चीज़ भोज्य पदार्थ में सब आवश्यक है, लेकिन संतुलित मात्रा में। शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, लेकिन प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण है, हमारा शरीर जो बनता है, वो सब कुछ हमारा शरीर बना ही समझ लीजिए प्रोटीन से है। हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है, ठीक? हमारे शरीर में हर जगह प्रोटीन होता है। तो हमारा जो शरीर का निर्माण है वो प्रोटीन से होता है। इसीलिए आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो जो लोग जिम करते हैं वो एंडूरा मास या पता नहीं क्या-क्या खाते हैं। हालाँकि ऐसा कभी ट्राई मत करिएगा आप लोग, मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जो जिम करने वाले लोग होते हैं, हार्डकोर जिम करते हैं, जो बहुत अधिक जिम करते हैं, जिनको अपना शरीर बनाना होता है, तो वो लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे शरीर का निर्माण और शरीर को ज़रूरत भर का प्रोटीन अच्छे से मिले। दे आगे देखते हैं किशोरावस्था में कुपोषण के कारण। इस अवस्था में किशोरियाँ स्लिम तथा आकर्षक दिखने के उद्देश्य से शरीर को आवश्यकता से कम भोजन लेने लगते हैं या देने लगते हैं। फलस्वरूप में कई बीमारियां तथा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। देखिए, स्लिम ट्रिम आकर्षक दिखना अच्छी बात है, लेकिन देखिए, शरीर को खाना ना खाने से आप पतला नहीं कर सकते। अगर उस तरह से आप पतला करेंगे तो आपके अंदर कमजोरी आएगी, कुपोषण आएगा, ठीक है? शरीर को अगर पतला करना है तो उसके लिए क्या करना है? एक्सरसाइज करिए, भोजन लीजिए, लेकिन भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, कसरत करिए, ठीक? तब आपका शरीर अच्छा, कसरत करके अपने शरीर को आकर्षक बनाइए। खाना ना खाने से आकर्षक बन जाता तब क्या था? लोग खाना छोड़ देते, लेकिन खाना ना खाने से क्या होता है? 4 दिन खाना नहीं खाएँगे, चक्कर खा के गिर जाएँगे, ठीक? तो ऐसा काम मत करिए, ठीक? आगे देखते हैं। किशोरावस्था में तेजी से होते हुए बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के कारण उपापचयी क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, जिससे शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। कई बार किशोर किशोरी उस अनुपात में भोजन नहीं लेते जो कुपोषण का कारण बनते हैं। बेफिक्री, लापरवाही तथा बंधनों को तोड़ने की मानसिकता। देखिए, किशोरावस्था में ये मानसिकता आ जाती है, मेरे ऊपर बहुत बंधन लगा रहे हैं घर वाले, एक टीचर मुझे बहुत डांटता है, हैं? लापरवाहियाँ भी बहुत होती हैं। इस उम्र में लापरवाही, जैसे गाड़ी चलाना आ गया ना, तो पूरा हवाई जहाज़ बना के चलाएँगे। अरे आराम से चलो, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसको लापरवाही कहते हैं, ठीक। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उत्तेजनावश किशोर किशोरियां घर में बने ताजे भोजन के स्थान पर पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य का तथा जंक फूड को प्राथमिकता देने लगते हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, ये सब खाने लगते हैं। ये सब बहुत अच्छे फूड नहीं होते। हाँ, कभी बहुत भूख लगी है, बहुत मन कर रहा है, हाँ तो कभी कभी, लेकिन अब रोज़ रोज़ खाना ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। हालांकि खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, कभी कभी। इन खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण भी कुपोषण का कारण बनते हैं। तो ये सारे कारण हैं कुपोषण के, ठीक। तो इसलिए किशोरावस्था में हमें अपने भोजन पे अच्छा ध्यान देना चाहिए। अगर आपने किशोरावस्था में अपने भोजन और अपने शरीर पे ध्यान दिया है, तो आगे उसकी किशोरावस्था पार करने के बाद आपका जो शरीर है उसकी बनावट अपने आप अच्छी रहेगी। खाना खाइए, अच्छे से भोजन करिए और एक्सरसाइज करिए। इतना अगर आप करते हैं तो आपका शरीर वैसे ही आकर्षक हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं स्वास्थ्य पोषण योजनाएं। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं पोषण को लेके, स्वास्थ्य को लेके, ठीक। वो देखते हैं। देखिए नीचे एक टेबल दी है या तालिका दी है, इसमें सब लिखा है। देखिए, आईसीडीएस समेकित बाल विकास कार्यक्रम क्या होता है इसमें? वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषण आहार, पोषाहार, स्वास्थ्य जांच व पोषण, स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत, ये इस योजना के अंतर्गत। स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आरबीएस के ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, पोषण पुनर्वास केंद्र, विक्स आयरन विटामिन एवं आयोडीन वितरण संबंधी कार्यक्रम, और पंचायती राज। इस सब में क्या क्या है? स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, किशोरियों को आयरन व कृमिनाशक गोली उपलब्ध कराना, गर्भवती महिला को आयरन की गोलियां देना व डीवार्मिंग करना, शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। ये भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से है। सर्व शिक्षा अभियान, देखिए सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ये आपने सुना होगा मध्याह्न भोजन, या जिसको कहते हैं एमडीएम, मिड डे मील, ठीक। मिड डे मतलब मध्याह्न और मील मतलब भोजन, ठीक। इसी को इसलिए इसको कहते हैं मिड डे मील। पाठ्यक्रम में पोषण एवं स्वास्थ्य की विषय वस्तु को समायोजित करके जन जागरूकता, तो ये अभियान भी सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है पोषण के लिए। अब आते हैं धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। देखिए सबको पता है कि धूम्रपान और मादक चीज़ पीने से हमारे शरीर को नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। लोग पीते हैं तो वो सिर्फ दिखावे में, या पता नहीं क्यों पीते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन ये चीज़ें शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता है, ठीक। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनले हॉल। उनके अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। संघर्ष मतलब इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ता है, बहुत सोचता है हर कोई काम करने में, या कोई चीज़ हमको करनी होती है, कहीं घूमने जाना हुआ तो सोचते हैं कि घर में कैसे पूछें, कैसे बात करें, पता नहीं जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब एक तरह का संघर्ष है, दिमाग में चलता रहता है कैसे क्या करें। तनाव, टेंशन भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि काम ही ऐसे ऐसे करते हैं इस अवस्था में लोग। लड़ाई हो गई या किसी से बहस हो गई, ठीक। पढ़ाई नहीं करते तो चीज़ें याद नहीं होती, परीक्षा कैसे देंगे, तो ये सारे तनाव होते हैं। तूफान, तूफान का मतलब यहाँ तूफान वो हवा वाला तूफान नहीं है, ठीक है। तूफान का मतलब है कि कोई चीज़ें संवेदना बहुत ज़्यादा होती है,
इस अवस्था में संवेदना बहुत ज़्यादा होती है। वो अच्छे से सोच विचार नहीं कर पाते कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक? विरोध, सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका साथ देंगे, उन्हें जो सही लगेगा, अगर उनको वो बात सही नहीं लग रही तो वो उसका विरोध करते हैं। वो उसकी बात मानेंगे ही नहीं, भले वो सामने वाला सही हो। तो ये सारी अवस्थाएँ, ये जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियाँ तनावयुक्त, भ्रमित तथा असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये तो ऊपर ही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि इस अवस्था में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। इन तनावों से उबरने के लिए किशोर अनजाने में ही धूम्रपान या मादक पदार्थ जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे इनके आदी हो जाते हैं। देखिए, तनाव, ये सारी कहने की बात है कि मादक पदार्थ या धूम्रपान करने से तनाव दूर होते हैं, ठीक है? जो ये कहता है वो बेवकूफ़ है, उसकी बात बिल्कुल ना सुने। तनाव दूर करना है तो सिर्फ़ एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपके पास कोई तनाव है किसी बात को लेके, तो उस तनाव को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करिए कि उससे कुछ प्रोडक्टिव हो, कोई नई चीज़ आप कर सकें, कोई नई चीज़ सीख सकें। धूम्रपान करने से कोई चीज़ सीखेंगे थोड़ी, शरीर को अपने नुकसान ही देंगे। उससे अच्छा अगर तनाव है, तनाव को दूर करने के लिए आप जाइए, आधे घंटे जिम कर लीजिए, आधे घंटे 15 मिनट योगा कर लीजिए, आधे घंटे जाके वॉक कर आइए, ठीक? तो इससे क्या होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तनाव से भी आप कुछ देर के लिए दूर हो जाएँगे। तो धूम्रपान और मादक पदार्थ से तनाव दूर नहीं होते, वो हमारा शरीर शून्य हो जाता है उतनी देर के लिए, बस उतनी देर के लिए भूलते हैं लोग। बाद में जैसे फिर होश में आएँगे, फिर वैसे तनाव रहेगा, तो इससे तनाव ख़त्म थोड़ी हो गया, नहीं ना? तो इसलिए इन सब पदार्थों से दूर रहना चाहिए। परंतु इनके प्रयोग से आंतरिक अंगों को क्षति पहुँचती है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ये जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। इनके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनका सेवन व्यक्ति को कमज़ोर तथा संवेदना शून्य कर देता है। संवेदना शून्य जैसे होता है ना, आपने देखे होंगे कोई शराब पी के घूम रहा है तो टेढ़ा-मेढ़ा चलता है, हिलता-डुलता चलता है, कहीं भी गिर पड़ता है। वो क्या था, संवेदना शून्य हो जाती है, ठीक? कॉग्निशन उसका जो है, कॉग्निटिविटी जो होती है उसकी, वो एकदम, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो कर क्या रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, उसकी बॉडी खुद के कंट्रोल में नहीं होती, ठीक? धूम्रपान करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग हो सकते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत यकृत मतलब लीवर को प्रभावित करता है और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। यदि कोई व्यक्ति आपको मादक पदार्थ के सेवन के लिए प्रेरित करता है या उसे कहीं पहुंचाने के लिए कहता है तो इनकी इसकी सूचना आप अपने प्रधानाध्यापक, अध्यापिका, अभिभावक को अवश्य दें, जिससे उसे कानून के हवाले किया जा सके। इस प्रकार आप को अपने मित्रों को इसके कुप्रभाव से बचा सकेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है? तो ये दिन भी आप याद रखेंगे। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को 31 मई। चलिए, अतः किशोरावस्था में इन अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए किशोरों को सजग, सतर्क तथा जागरूक रहना चाहिए। किसी भी संवेगात्मक समस्याओं के समाधान के लिए माता-पिता, शिक्षक या डॉक्टर की विचार विमर्श करना चाहिए। साथ ही परिवार में माता-पिता तथा विद्यालय में शिक्षकों को इनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए प्यार से उनमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, आपको अगर कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है, तो अपने मम्मी-पापा से ज़रूर डिस्कस करें, क्या हुआ? हो सकता है उस जब आप वो बात कहेंगे, तो हो सकता है मम्मी-पापा थोड़े गुस्से हों, 2-3 थप्पड़ मार देंगे, क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पढ़ाई के लिए तो बहुत मार खाए हैं, टीचर भी स्कूल में मारता है, नहीं याद करते तो क्या होता है, मार खाते हैं ना, इतना ही तो मार खाएँगे। लेकिन किसी और से नहीं। आपको कोई दिक्कत है, सबसे पहले अपने घर में ये बात बताइए। किसी और को नहीं, सबसे पहले घर में ही बताइए। क्योंकि कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि आप उस
समस्या को खुद से हल नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो किसी को मत बताइए, सबसे पहले अपने माँ बाप को बताइए। और अगर होता है स्कूल में कोई विवाद है या कुछ है तो स्कूल में टीचर से बताइए, प्रिंसिपल से बताइए। खुद से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कोई समस्या होती है तो कोशिश करिए, बहुत छोटी मोटी है तो अलग बात है, जैसे किसी से छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो आप उससे बात करना बंद कर दो। उसमें लड़ाई और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे बात ही मत करो, काम ख़त्म, आप अपनी पढ़ाई करो, आप अपना काम करो। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ समस्या जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, तो माँ बाप को बताइए। या फिर और कोई दिक्कत है, जब माँ बाप को बताएंगे तो वो उसका हल निकालेंगे। ठीक है, खुद से कोई रिसर्च मत करिए उसमें। ठीक है, चलिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब देखिए, कारण और कुप्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव। जनसंख्या वृद्धि तो पता ही होगा आपको, सुना ही होगा, पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं। हमारे देश में जनसंख्या बहुत है। अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है हमारा, जो हमारा पड़ोसी देश है, चीन। सबसे ज़्यादा आबादी चीन की है और उसके बाद सबसे ज़्यादा आबादी भारत की है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी। ठीक, यानी 121 करोड़ या 1 अरब 21 करोड़, दोनों तरह से कह सकते हैं इसको। हम 121 करोड़ भी कह सकते हैं या 1 अरब 21 करोड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, थी, जो निरंतर बढ़ रही है। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। कारण क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। इस देश में इस देश की गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी, चिकित्सा सुविधा तथा रोगों की रोकथाम के उपायों में बढ़ोतरी। चलिए, ठीक, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों में लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन का दबाव, जैसे देखिए जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या होता है, जंगल भी काटते हैं लोग अपने रहने के लिए। जो खेत में लोग अनाज पैदा करते थे, आज उस खेत में लोग घर बना लेते हैं। ठीक है, होता है ना ऐसा। तो ये क्या है, एक तरह से प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव बढ़ रहा है। कम होने का मतलब ही है यहाँ पे दबाव बढ़ना। यानी अगर एक खेत है, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के पास 1 बीघा खेत है। ठीक, अब आपके पिताजी के 2 बच्चे हो गए तो उस 1 बीघे के 2 भाग होंगे, आधा आधा बीघा दोनों बच्चों को मिलेगा, तो हिस्सा कम हो गया ना। ठीक, तो क्या हुआ, जो प्राकृतिक ज़मीन थी या 1 बीघा खेत था उस पर दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के कारण वो आधा आधा हो गया। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन पे दबाव बढ़ रहा है कि चीज़ एक हो रही है लेकिन उसको, उस पे काम करने वाले, रहने वाले, खाने वाले बहुत सारे होते जा रहे हैं। ये जनसंख्या बढ़ने के कारण ही हो रहा है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति भोजन, पानी, भूमि, चिकित्सा, शिक्षा आदि की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। इसके साथ ही देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव को निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है। देखिए, पहला, प्रति व्यक्ति आय में कमी या इसको कहते हैं निर्धनता, खाद्य सामग्री की कमी या इसमें महंगाई आती है, आवास सुविधाओं में कमी, पर्याप्त आहार न मिलने से कुपोषण होता है, स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना, शिक्षा, चिकित्सा तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं में कमी, रोजगार की कमी, अपराध में वृद्धि। तो ये सारी क्या हैं, इसके कुप्रभाव हो गए। भाई ये सारी दिक्कत आती है ना, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो रोजगार कम होंगे, रोजगार कम होगा तो लोग क्या करेंगे, जिनके पास नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, वो क्या करेंगे, लूटपाट करेंगे, चोरी करेंगे। ठीक, तो इससे अपराध बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इसके कुप्रभाव हैं जनसंख्या वृद्धि के। निसंदेह जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इसके नियंत्रण के
प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जन्म दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। एक तरीका तो ये है। इसके लिए परिवार नियोजन सर्वोत्तम उपाय है, जिसके द्वारा परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखा जाता है। परिवार में सीमित बच्चे होने पर सभी को भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं आसानी से सुलभ हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक पिता हैं, उनके पास 1 बीघा खेत है और उनके 2 बच्चे हुए तो आधा आधा बीघा दोनों बच्चों को दे दिया उन्होंने, काम हो गया। लेकिन अगर उन्हीं पिता के 10 बच्चे होते तो 1 बीघे के कितने भाग होते? 10 होते, तो बहुत छोटे छोटे हो जाते, उनका हिस्सा बहुत छोटा छोटा होता। ठीक, तो उसमें तो वो तो कोई काम भी नहीं कर पाते। ठीक, तो इस तरह ये फर्क पड़ता है। जन्म नियंत्रण के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आकाशवाणी, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन पर विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही दीवार पर पोस्टर या बैनर लगाकर तथा जनसंपर्क द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारा ऐड लगा रहता है, प्रचार या पोस्टर चिपका रहता है। जन्म नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोग बात करते हैं। सरकार हमेशा टीवी में प्रचार भी आता है। ठीक, तो इससे क्या होता है? इससे सरकार जो है वो लोगों को जागरूक कर रही है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा शिविर लगाकर लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है, अतः आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। अब देखते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार में बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार करने, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। अब देखिए, पहले इसका नाम क्या था? परिवार नियोजन विभाग। ठीक, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक, तो ये कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है, लेकिन परिवार कल्याण कार्यक्रम ये नाम बदल के पड़ा है इसका। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक परिवार में 2 बच्चे की संकल्पना दी जाती है या दी गई है, जिसके अंतर्गत हम दो हमारे दो का प्रचलित नारा दिया गया है। ये नारा भी आप लोगों ने सुना होगा। सरकार ने चलाया है कार्यक्रम हम दो हमारे दो, यानी माता पिता और उनके 2 बच्चे। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखना भी आवश्यक है। ये अंतराल क्यों होना चाहिए? देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो फिर वो 1 साल 1.5 साल में मान लीजिए लगभग चलना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे 2-3 साल में वो थोड़ा बहुत समझदार होता है। तो अगर लगातार बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उससे जो माँ का स्वास्थ्य है वो भी खराब होगा और साथ में बच्चों को संभालना भी माँ के लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मिनिमम, हालांकि 3 साल 4 साल का गैप हो जाए तो भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 साल का गैप या अंतराल होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में। बेटा हो या बेटियां, दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। तो अब ये भी आप जान गए यहाँ पे कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है? वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। वर्तमान समय में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रामीणों या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सार्थक बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की हैं। कौन कौन सी योजना है? देखिए, पहली योजना देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य सन 2020 तक भारत में सभी बच्चों का टीकाकरण करना। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित करना है। तो एक मिशन हो गया हमारा मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन से टीके लगते हैं? डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस, पोलियो,
तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियां आती हैं इसके अंतर्गत। अगला देखते हैं जननी सुरक्षा योजना। इसमें इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो कोई पूछता है जननी सुरक्षा योजना क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, जो गरीब महिलाएं होती हैं जब वो संस्थागत प्रसूति या प्रसव कराती हैं तो उनको क्या मिलता है, 1,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए आपको 108 जो प्रादेशिक सेवा है, ठीक है, या 102 जो नेशनल सेवा है। देखिए, जो प्रादेशिक सेवा, प्रादेशिक मतलब जो स्टेट या प्रदेश में चलती है, उसके लिए 108 चलता है, 108 नंबर पे फ़ोन मिलाना होता है। और नेशनल सेवा भी है जो राष्ट्रीय सेवा में आता है, उसके लिए 102 पे मिलाना होता है। दोनों में से आप किसी पे भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सुविधाएं वही देंगी, डायल करना होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पहला, मनुष्य में 11-12 वर्ष से 18-19 वर्ष के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है या एडोलेसेंस कहलाता है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन में संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। किशोरावस्था के प्रमुख द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलना व वृषण में शुक्राणु निर्माण तथा लड़कियों में स्तन का विकास तथा व अंडाशय में अंडाणु निर्माण प्रमुख है। मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन तथा अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन कहा जाता है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन महत्वपूर्ण है। 11-12 वर्ष की आयु में स्त्रियों में माहवारी या पीरियड्स का प्रारंभ हो जाना या होना रजोदर्शन कहलाता है, जबकि 45 से 50 वर्ष की आयु में माहवारी का रुक जाना रजो निवृत्त कहलाता है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में, जो मनुष्य की, हमारा शरीर किससे निर्मित है, कोशिका से निर्मित है, सेल, जिसको सेल कहते हैं। ठीक है। और हर जो हमारे शरीर में मौजूद कोशिका होती हैं सभी को जीवित कोशिका कहते हैं। तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा या 46, 23 का दूना कर देंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है। 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं। 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 22 तक तो लगभग दोनों में समान होते हैं, महिला पुरुष में, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है वो महिला पुरुष में अलग होता है, जो निर्धारित करता है लिंग का, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। महिला में या बालिका में या फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होता है 23वां, और बालक मेल या पुरुष में जो 23वां क्रोमोसोम्स होता है वो XY होता है। ठीक है। जब XX के साथ X के साथ Y वाला मिलता है तो बालक पैदा होता है, और जब X के साथ X वाला मिलता है तो क्या पैदा होता है, लड़की पैदा होती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख योजनाएं मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना तथा एम्बुलेंस सेवा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब आपका अभ्यास प्रश्न शुरू हो गया है इस पाठ का। अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न क्या है, किशोरावस्था की अवधि क्या है। किशोरावस्था की अवधि क्या है, 11 से 19 वर्ष कहा जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन है।
एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही क्या होता है, स्त्रियों के शरीर का विकास होता है, या द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास स्त्रियों के शरीर में होता है। तो ये अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। 2 प्रश्न तो हल कर दिए मैंने। ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते देखते हल कर लीजिएगा। देखिए ये सारे अभ्यास प्रश्न, ये इसमें से हर प्रश्न का उत्तर आपको पाठ में दे दिया गया है। सारे उत्तर मिल जाएंगे आपको, इसमें से कुछ नहीं छूटा है। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। अब ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में या अपने जानने वालों में जिनको ये पाठ पढ़ना हो, या और भी पाठ, आपकी क्लास के जो और भी पाठ मैंने पढ़ाए हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको और भी शेयर करिए। चलिए ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अगला पाठ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।